स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। आज हम लोग मलबे का मालिक कहानी का जो शीर्षक है वो कितना सार्थक है इस पर विश्लेषण करेंगे। मोहन राकेश हिंदी साहित्य में एक कहानीकार के रूप में लोकप्रिय हैं। उनकी रचनाओं में रचनात्मक जीवंतता और विचारों की सक्रियता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अपनी कहानियों के माध्यम से उन्होंने नई कहानी को एक नई दिशा प्रदान की। अपनी कहानियों में उन्होंने मनुष्य और उनके जीवन यथार्थ और उसकी सामाजिक परिस्थितियों को एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में उजागर किया है। लेखक कहानी के प्रारंभ में ही इस बात की ओर संकेत कर देते हैं कि आज भी भारत पाक के सामान्य निवासियों के लिए लाहौर और पाकिस्तान उतने ही अपने हैं जितने विभाजन से पहले थे। विभाजन ने दो देशों की राजनीतिक सीमाएं तो अलग कर दी, लेकिन लोगों के दिलों को अलग नहीं कर सका। विभाजन के बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक अमानवीयता से जो अविश्वास उपजा था उसकी झलक भी लेखक चुपके से दे जाते हैं। जब गली में लड़की मुसलमान का भय दिखाकर रोते बच्चे को चुप कराती है, यह परिस्थिति भी विभाजन का ही परिणाम था, जिससे लोगों का मन धर्मगाड़ी के पहिए के नीचे कुचल दिया। कहानीकार ने अपने उद्देश्य को और अधिक गंभीरता से प्रस्तुत करने के लिए दृश्यों की जीवंतता को पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने में सफलता हासिल की है। विभाजन के कारण बदली हुई स्वाभाविक परिस्थितियों को दिखाने के लिए मुसलमान की गली में आते ही भगदड़ मचना, इन सभी दृश्यों से कहानीकार ने विभाजन की त्रासदी और उसके प्रभावों का चित्रण कर यह सिद्ध कर दिया है किस तरह विभाजन ने मानवीय अवस्था और निष्ठा के ध्वंस की कगार पर खड़ा कर दिया था। मलबे का मालिक कहानी में कहानीकार ने विभाजन से जो समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का तो चित्रण किया ही है, साथ ही उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इस दृष्टि से मलबे का मालिक साहित्य के क्षेत्र में और मानवीय संवेदनाओं को स्पंदित करने वाले क्षेत्र में इस व्यापक संघर्ष की प्रतिध्वनि है। साथ ही साथ यह मनुष्य को बचाए रखने की पुरजोर कोशिश है और इसी कोशिश के चलते यह कहानी कालजयी हो गई है, अमर हो गई है। मलबे को देखकर केवल गनी मियाँ ही नहीं निराश हुए। मलबे को देखकर केवल गनी मियाँ ही निराश नहीं हुए, वास्तविकता तो यह है कि और भी मलबे हैं और भी लोग निराश हुए हैं। मोहन राकेश ने इस कहानी को लिखकर न केवल एक कालजयी कहानी से हिंदी साहित्य को कृतार्थ किया, बल्कि यह कहानी वर्तमान में अपनी प्रासंगिकता भी सिद्ध कर रही है। चाहे 84 का सिख दंगा हो, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के समय आरंभ हुआ दंगा हो, गुजरात का गोधरा कांड हो, सभी मलबे के मालिक कहानी की जो संवेदना है उसको पूरी तरह उद्घाटित कर देते हैं। किसी भी रचना, कृति आदि को प्रतिष्ठा दिलाने में शीर्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां तक मलबे के मालिक कहानी के शीर्षक की बात की जाए तो शीर्षक युगीन परिस्थितियों और विभाजन की विविधता के पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। पूरी कहानी की कथा वस्तु के केंद्र में बाजार बांसा है, क्योंकि यही वह स्थल है जहां निचले तबके के हिंदू मुसलमान रहा करते थे और विभाजन का सर्वाधिक प्रभाव इसी तबके ने झेला था। साथ कहानी के 3 पात्र इस कहानी के शीर्षक को जीवंतता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे है गनी मियाँ, रखा पहलवान और गनी मियाँ के घर का मलबा। इस मलबे के इर्द गिर्द ही कहानी की कथा वस्तु घूमती है। विभाजन की विभीषिका से बचा मलबा हमारे सामने एक प्रश्न की तरह खड़ा है और जिसकी चौखट की सरी लकड़ी से रेसे झड़ रहे हैं। इस स्तर पर मलबे का एक स्वतंत्र अस्तित्व उभरकर सामने आता है। कहानी का शीर्षक पूरी तरह से प्रतीकात्मक है। मलबा केवल गनी मियाँ के मकान का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह उन टूटते और ढलते मानवीय संबंधों का प्रतीक है जो विभाजन के बाद प्रकाश में आए थे। मलबे के बीच खड़ा दरवाजे का चौखट और चौखट की सही लकड़ी से झड़ते रेसे मानवीय संबंधों के विघटन को दर्शाते हैं। अतः शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि मलबे का मालिक कहानी के माध्यम से कथाकार मोहन राकेश ने जिस त्रासद स्थिति का चित्रण किया है
उसमें वो पूरी तरह सक्षम है और उन्होंने अपने उद्देश्यों को प्रासंगिकता को कायम रखा है।